हाय। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एंजाइम काइनेटिक्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं नेटिक एग्जाम में और वो कैसे सॉल्व होते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो एंजाइम के काम करने का तरीका है वो क्या है। नॉर्मली अगर मैं टाइम वर्सेस एक डेल्टा जी का ग्राफ क्रिएट करूं तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में है, प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेट में है। डेल्टा जी रिएक्शन का वो नेगेटिव में होगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन सबस्टेट को पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा सबस्टेट डबल डेकर में, जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। इंडीड शुरुआत में जब भी कभी सबस्टेट को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट में एस डबल डेकर में जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज करता है, वापस प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जा रही हो तो यही रिएक्शन कम एनर्जी का कंज्यूम करके काम कर सकती है। तो एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट्स को स्टेबलाइज करते हैं ताकि आराम से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन सके, और उनका काम है ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना, और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करते हैं। वो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी डबल डेकर कहते हैं। तो एंजाइम एक्सीलरेटर रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, पहला है डिक्रीज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट। तो यही जो पहला ऑप्शन है हमारा बैठेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि एंजाइम कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। एंजाइम के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम फास्ट हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के प्रपोर्शन को वो कभी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन प्रोडक्ट्स इनिबिट कैटालिसिस इन एंजाइम बाय। देखिए, जब भी कभी कोई ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम ये काम कर रहा है तो एंजाइम की एक्टिव साइट यहाँ पर सबस्ट्रेट आता है, बाइंड करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर अलग हट जाता है। जब भी कभी एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट का इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एंजाइम या तो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड है या फिर एंजाइम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट से बाउंड है और फिर बाद में जाके वो हटता है अलग प्रोडक्ट। ये जो इंट्रैक्शन है ये नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होता है, और अगर प्रोडक्ट बहुत बड़ी मात्रा में बन जाए तो एनवायरनमेंट में अगर सबस्ट्रेट कम है प्रोडक्ट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बार बार एक्टिव साइट से वापस बाइंड करते रहते हैं और हटते रहते हैं। तो इस तरीके से वो एक्टिव साइट को एंगेज रखते हैं और सबस्ट्रेट को मौका नहीं मिलता आकर के बाइंड करने का। ये कंडीशन तब है जब सबस्ट्रेट कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा। खास तौर से फीडबैक इनिबिशन में हम लोग इस बात को देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ याद रखिएगा कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं इनिबिटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ इनिबिशन की बात नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर है कोवलेंट बाइंडिंग टू द एंजाइम। एंजाइम कभी अपने सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट से कोवलेंट बाइंड नहीं करते। अल्टरिंग द एंजाइम स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट एंजाइम का इंट्रैक्शन या प्रोडक्ट एंजाइम का इंट्रैक्शन, ये भी कभी एंजाइम के स्ट्रक्चर को नहीं बदलेगा, इनिबिटर कर सकते हैं। एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हाँ, इसकी वजह से सबस्ट्रेट को बाइंड करने का मौका नहीं मिलता, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं सबस्ट्रेट के साथ में। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता भी है ईएस का तो वो बहुत टेम्पररी होता है, वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है माइकल्स मेंटन डिराइव द इक्वेशन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। माइकल्स मेंटन की इक्वेशन तुम्हें याद होगी, ये होती है V0 इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। और एक इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए माइकल्स मेंटन ने काफ़ी सारे अजम्पशन किए थे, और जो यहाँ अजम्पशन दे रखा है इन्होंने इसकी बात कर लेते हैं। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जुड़ करके ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ES कॉम्प्लेक्स E प्लस P में कन्वर्ट होता है, और उन्होंने ये माना था क्योंकि हम रेट ऑफ कैटालिसिस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वेलोसिटी को, तो जो K2 रेट है मेरा, जो रेट ऑफ कैटालिसिस है, ये है जो लिमिटिंग फैक्टर है। कितना जल्दी ये काम करेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना जल्दी हम यहाँ देखेंगे इसको। यहाँ इस टाइम पे ये भी याद रखिएगा कि E प्लस S का जुड़ना ये एक बात है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, रेट है K1। ये टूट भी सकता है वापस बिना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, इसको बोलते हैं K-1। और जब हम लोग केवल K1 अपॉन K-1 की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं KD की। इंडिट 3-4 चीज़ें आती हैं एंजाइम काइनेटिक्स में, जिनमें से एक है K2,
K2 को ही हम लोग K कैट भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो रेट है जो कैटालिसिस को बता रहा है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जबकि K1 ये मेरा एसोसिएशन कांस्टेंट है और K-1 मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इंडीड हम लोग जब Km की बात कर रहे होते हैं, माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट, तो वो इन्हीं रेट्स पर टिका हुआ है। और Km मुझे बताता है सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी शो करे। इंडीड एंजाइम्स के मामले में जो Km की वैल्यू है, वैसे तो ये रेट है, रेट जो होते हैं वो मोल्स पर मिनट या मोल्स पर सेकंड होने चाहिए, लेकिन जो जब हम इस Km को सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो इसकी यूनिट्स हैं वो मोल्स में, और एंजाइम काइनेटिक्स में जो मोल्स में चीज़ नापी जाती है वो है सबस्ट्रेट। इसलिए हम लोग इसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ कोरिलेट करते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी एंजाइम के लिए Km की वैल्यू जितना कम होगी उतना अच्छा है, क्योंकि Km है अफिनिटी एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए। तो जितनी अफिनिटी की वैल्यू, मतलब Km की वैल्यू जितनी कम होगी, ये इंडिकेट कर रहा होगा कि उसे उतनी ही कम मात्रा में सबस्ट्रेट चाहिए अपना हाफ ऑफ द Vmax दिखाने के लिए। तो जिस एंजाइम का Km कम होगा वो बढ़िया अफिनिटी दिखा रहा है और जल्दी से सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा कम कंसंट्रेशन में भी। तो यहाँ जो अजम्पशन है इनका ये है, रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम। इसके अलावा एक अजम्पशन और भी है माइकल्स मेंटेन का, वो है स्टेडी स्टेट अजम्पशन। उसमें ये कहा जाता है कि रिएक्शन के शुरुआती स्टेज में कोई भी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी कोई कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा नहीं बदलती। तो एंजाइम अपने शुरुआत में जो प्री स्टेडी स्टेट है, उसके बाद में जब हम देखते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्री एंजाइम या फिर सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अजम्पशन। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके माइकलिस और मेंटेन ने अपनी इक्वेशन ड्राइव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। आवर रिसर्चर वाज इन्वेस्टिगेटिंग द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम। 2 एंजाइम है मेरे पास, एक एंजाइम है X और एक एंजाइम है Y। इन एंजाइम्स को सब्जेक्ट किया गया है ट्रीटमेंट का हीट के साथ में या इनहिबिटर के साथ। तो इन्हें हीट दिया गया है या इनहिबिटर दिया गया है, हीट दिया गया है या इनहिबिटर दिया गया है, और फिर उसके बाद रिजल्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये कह रहे हैं कि X स्पेसिफिक है, Y स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट के लिए, दोनों स्पेसिफिक हैं या दोनों नॉन स्पेसिफिक हैं। तो बात कर रहे हैं स्पेसिफिसिटी की। देखिए, एंजाइम काइनेटिक्स में जब भी कोई एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो या तो मुझे बाइंडिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, या मुझे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग मिलेगी जिसमें मुझे कभी प्लेट्यू देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ जो हम बाइंडिंग देख रहे हैं, बाइंडिंग हुई, एक्टिविटी देखने को मिल रही है और फिर वो प्लेट्यू पे आ रही है, एंड प्रोटीन X के साथ भी और प्रोटीन Y के साथ भी। इसका मतलब ये है कि ये अपने सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहे हैं और उसके साथ एक्टिविटी भी दिखा रहे हैं। एक्टिविटी तो एंजाइम तभी दिखाएगा जब वो अपने सबस्ट्रेट को पहचानेगा और उस पर अपनी रिएक्शन दिखाएगा, यानी कि ये दोनों एंजाइम है तो स्पेसिफिक। और फिर इनहिबिटर डालने पर इनकी जो एंजाइम्स की सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी है वो भी घट रही है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो इनहिबिटर है वो स्पेसिफिसिटी को घटा रहा है। और जैसे ही आपने हीट किया प्रोटीन को, तो प्रोटीन डीनेचर हो गया और उसके जो लाइन है अब नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग वाली लाइन में कन्वर्ट हो गई, जो इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो शुरुआत में इंट्रैक्शन था बिना हीट के, वो इंट्रैक्शन नॉन स्पेसिफिक नहीं था, स्पेसिफिक ही था। तो फिर तो X और Y दोनों के दोनों स्पेसिफिक हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 76। एक सीरीन प्रोटीज लिया हम लोगों ने और उसकी एक्टिविटी के लिए अलग अलग पेप्टाइड्स के सबस्ट्रेट लिए गए हैं जिनकी लेंथ डिफरेंट है, सीक्वेंस डिफरेंट है, और फिर काइनेटिक पैरामीटर्स निकाले गए हैं K कैट और Km के। तो जब भी कभी मेरे पास दो वैल्यूज़ हों K कैट और Km, और फिर उन्होंने पूछा हुआ है कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में, जो कि दिया हुआ भी है कि K कैट ऑब्लिक Km है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो यहीं पर, K कैट ऑब्लिक Km कैलकुलेट करके, मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 100, तो इजिकल टू जो मेरा आंसर आएगा वो है 0.0001। ये है पहले का। दूसरे का है 0.10/4, तो हो जाएगा 0.025। तीसरे का है 8/4 मतलब 2, और फिर लास्ट है 6/35, तो ये बैठेगा मेरा अराउंड 0.17 के आसपास। अब चेक करते हैं कि ये क्या क्या बातें बोल रहे हैं।
कैटालिटिक एफिशिएंसी के कैट ऑब्लिक के एम इंक्रीज विद द साइज ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड का साइज ज़्यादा से बढ़ रहा है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। तो देख लेते हैं यहाँ साइज़ कितना है। यहाँ पे है 1 और 2 अमीनो एसिड, ये 2 अमीनो एसिड वाली पेप्टाइड है। 1 2 3 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 1 2 3 4 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 1 2 3 अमीनो एसिड। तो देखिए जो हाईएस्ट है वो 4 अमीनो एसिड वाले के लिए 2 की वैल्यू है, फिर 3 अमीनो एसिड वाले के लिए एक है 0.17 और एक 3 अमीनो एसिड वाले के लिए है 0.025 और फिर 2 अमीनो एसिड वाले के लिए है 0.0001। यानी कि नो डाउट जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीजिंग पेप्टाइड के साथ में वो भी बढ़ रही है। तो फिर स्टेटमेंट नंबर 1 तो ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि अमीनो एसिड हैड एट द हाइड्रोलिक क्लीवेज पोजिशंस। अब जहाँ पे क्लीवेज हो रहा है उसके आसपास के अमीनो एसिड को देखना है हमें, ये क्रिटिकल है बाइंडिंग के लिए। अब देखिए इन्होंने हर जगह पर जो अमीनो एसिड दे रखे हैं वो एक्स वाई जेड दे रखे हैं या फिर पर्टिकुलर नाम दे रखा है अमीनो एसिड का। एक्स वाई जेड का मतलब है कोई भी अमीनो एसिड हो, लेकिन जहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया कि एलेनिन है या वैलिन है, इसका मतलब है कि उस जगह पर एलेनिन या वैलिन को ही होना चाहिए। तो यहाँ ये तो मालूम पड़ रहा है कि जिस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं उसकी जस्ट बगल में एलेनिन या फिर वैलिन होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिसिटी है अवेलेबल। कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस फ्रॉम 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड टू 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड। 3 वालों की जो एफिशिएंसी थी वो थी 0.17 और 0.025 और 4 वालों की थी वो थी 2। तो फिर तो ये घट नहीं रही है, बढ़ रही है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गया। अब कॉम्बिनेशन पूछ रखा है तो कॉम्बिनेशन हमारे ए और बी करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्नओवर नंबर। दो टर्म्स है हमारे पास, द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। टर्नओवर नंबर को हम लोग के कैट भी कहते हैं और इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, वो है वी मैक्स अपॉन ई टी। जबकि जो मेरा स्पेसिफिक एक्टिविटी है ये होता है माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म्ड पर mg ऑफ एंजाइम पर मिनट। तो इन दो बातों के लिए पूछा हुआ है। अब मुझे देखना है कि अगर मुझे के कैट निकालना तो वी मैक्स और ई चाहिए। मेरे पास वी मैक्स इन्होंने दे रखा है, तो वी मैक्स है 4 माइक्रोमोल पर मिनट। अब मुझे एंजाइम निकालना है अपना ई टी, लेकिन जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे ये मोल्स में चाहिए होती हैं चीज़ें के कैट वाले मामले में। तो एंजाइम का मुझे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और बाय डेफिनेशन 1 मोल बराबर होता है, जो भी कोई मॉलिक्यूलर वेट में चीज़ है वहाँ पर डाल्टन जो होता है उसको काट करके ग्राम लिख लीजिए पर लीटर, ये 1 मोल होता है। तो यानी कि अगर मेरे एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट है 40,000 डाल्टन, तो हम कह रहे हैं कि 40,000 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है। लेकिन जो एंजाइम का अमाउंट दिया गया है वो माइक्रोग्राम में है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा करके माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 40,000 ग्राम था, तो इसमें 3 जीरो और लगा दूँ तो ये बन जाएंगे मिलीग्राम, और 3 जीरो और लगा दूँ तो ये बन जाएंगे माइक्रोग्राम। ये है 1 मोल। लेकिन चूंकि मेरे पास है केवल 2 माइक्रोग्राम, तो 2 माइक्रोग्राम में कितने मोल होंगे, ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2, जो मेरे पास टोटल एंजाइम की क्वांटिटी थी। तो अगर मैं इससे सॉल्व कर लूँ इसको तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -10। अब क्योंकि मेरे पास ये है मोल्स में, तो मुझे जो वी मैक्स है वो भी मोल में चाहिए। जो वी मैक्स दे रखा था उन्होंने दिया हुआ था 4 माइक्रोमोल, तो इसे हम लोग मोल्स में कह सकते हैं ये है 4 इंटू 10 की पावर -6 मोल्स पर मिनट। अब के कैट में फार्मूले में वैल्यूज फिट कर लेते हैं। तो वी मैक्स की जगह पे आ गया 4 इंटू 10 की पावर -6 और नीचे ई टी की जगह पे आ गया
0.5 इंटू 10⁻⁻10। तो जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, यानी कि 8, 1, 2, 3, 4, 80,000। तो सीधी सी बात है, जो मेरा टर्न ओवर नंबर है वो 80,000 पर मिनट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से कोई सा एक है। अब आती है बात स्पेसिफिक एक्टिविटी की। तो देखिए मेरे पास दिया हुआ था कि माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर mg ऑफ एंजाइम, mg पर मिनट। तो यहाँ जो मेरे पास है वो है 4 माइक्रोमोल, और ये मिलते हैं मुझे 2 माइक्रोग्राम से। माइक्रोग्राम को अगर मैं mg में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ माइनस में mg। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ऊपर लेके आ गया मैं, ये मेरा आंसर, यानी कि आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22, पेनिसिलिन एक्ट एज सुसाइड सबस्ट्रेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कैटालिसिस डज अ सुसाइड इनहिबिटर इफेक्ट। सुसाइड इनहिबिटर कौन से होते हैं? देखिए जनरली क्या होता है कि एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट आया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट से बाइंड किया, एंजाइम ने उस पर अपना मैकेनिज्म दिखाया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और फिर छोड़ दिया। नॉर्मल रिएक्शन। कभी कभी कुछ सबस्ट्रेट के जैसे दिखने में मॉलिक्यूल होते हैं इनहिबिटर्स, एंजाइम गलती से उन्हें अपना सबस्ट्रेट मान करके उनसे बाइंड कर जाता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही एंजाइम उन पर रिएक्शन दिखाता है और उसको केमिकली मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, तो जो ये इनहिबिटर है ये एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और उससे बाइंड कर जाता है, और तब फिर आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। हालांकि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, बट रिएक्शन नहीं हो पाएगी आगे। इस तरह के इनहिबिशन को हम लोग सुसाइड इनहिबिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंजाइम ने जिस इनहिबिटर को मॉडिफाई किया था, बिना मॉडिफाई किए तो वो इनहिबिट नहीं कर रहा था, लेकिन एंजाइम के मॉडिफाई करने की वजह से वो इनहिबिटर उसको मॉडिफाई करना शुरू कर रहा है। मतलब एंजाइम खुद अपने डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सुसाइड कर ली उसने। और इस तरह के इनहिबिशन को हम लोग मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिशन भी कहते हैं। तो बट वैसे इस कहानी के अंदर जब भी कभी एंजाइम इनहिबिटर बाइंड करेंगे और कैटालिसिस वाला जो स्टेप है उसके बाद जो अलग हटना है, अलग हटने वाली कहानी पर फर्क पड़ेगी। जो इनहिबिटर है वो मॉडिफाई तो हो गया। देखिए मान लीजिए एंजाइम के साथ में इनहिबिटर है, आया, बाइंड कर गए, नो प्रॉब्लम, बाइंड करने के बाद प्रोटीन बना दिया उसने, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हटने वाली बारी आएगी तो ये काम नहीं हो पाने का, यानी कि स्टेप ब्लॉक हो गया हमारा। तो ये है E3। अब हमारे पास ये रिएक्शन है। In the accompanying figure, reaction kinetics of 3 proteins A, B, C is presented. Protein concentration used to obtain this data are -1 mg, ये A का है, B का है 4 mg और C का है 2 mg। तो एक टेबल जनरेट कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, A, B और C, ये है एंजाइम। अब सबसे पहले ये क्वांटिटी कितनी है इनकी। A है मेरा 1 mg, B है मेरा 4 और C है मेरा 2। अब देख लेते हैं इनका K कैट कितना है। K कैट आप इसकी वेलोसिटी को भी देख सकते हो, उससे अंदाजा लगा सकते हो कहाँ तक जा रहा है। तो मान लीजिए जो K कैट है इसका, जहाँ प्लेट्यू है तो उससे लाइन आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग ये अराउंड 14 के आसपास मान लेते हैं इसको, या 13 के आसपास, 14 मान लेते हैं फिलहाल। C के लिए 14। अब हम लोग A की बात करें तो A के लिए ये नियरली 20 के आसपास है, और D के लिए 30 के आसपास, B के लिए। ये है मेरा K कैट। अब मैं Km की बात करता हूँ। तो Km जो है वो मेरा नीचे मिलने वाला है इस एक्सिस पे, और उसे निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जो भी मेरा Vmax था, जैसे B के लिए Vmax था 30, तो आप इस लाइन पे 15 तक पहुँचो और B वाली लाइन को टच करो और फिर वहाँ से लाइन नीचे टपका दो, तो नियरली ये 1 के आसपास की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर आपको B निकालना है, सॉरी ये है हमारी
बी की वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे ये निकालनी है ए के लिए वैल्यू, तो ए का जो मैक्सिमम था वो 20 के आसपास था, तो 10 पे आप लाइन टच कर लो और फिर नीचे टपकाओगे तो ये भी 1 के आसपास ही है, और सी की भी हमें वैल्यू लगभग 1 के आसपास ही मिल रही है, तो नियरली 1 ही मान लेते हैं सबकी हम लोग, 1 1 1। तो अब देखिए के कैट ऑब्लिक के एम, तो ये है मेरा 20, ये है मेरा 30 और ये है मेरा 14। बट अब यहाँ पे हम प्रोटीन कंसंट्रेशन भी सीन में ले लेते हैं। प्रोटीन कंसंट्रेशन कह रहा है ये 20 पर एम जी था, तो मतलब ये इसकी जो फाइनल है पर एम जी जो वैल्यू है वो 20 ही है, क्योंकि वो 1 मिलीग्राम था। लेकिन जो मेरा बी है वो है 4, तो अगर मैं 30 को डिवाइड कर दूँ 30/4, तो ये मेरा बैठेगा 7.5 के आसपास। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये था 2, और ये है लगभग 14/2, मतलब 7 के आसपास। तो जो एफिशिएंसी है वो ए की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद बी है और फिर उसके बाद सी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एंजाइम पैरामीटर्स ऑफ 4 आइसोजाइम्स आर गिवन बिलो। आइसोजाइम्स उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो डिफरेंट जीन के द्वारा कोड हों लेकिन सेम रिएक्शन कैटलाइज करते हों। आमतौर पर अलग अलग टिश्यूज़ में हमारी मेटाबॉलिक नीड को अकॉर्डिंगली पूरा कराने के लिए आइसोजाइम की जरूरत पड़ती है। और आइसोजाइम अपने काम करने के मामले में वेलोसिटी में भी और केएम के मामले में भी थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने हमें केएम की वैल्यू दे रखी है और वीमैक्स दे रखा है। दीज आइसोजाइम्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट टिश्यूज। लीवर के अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 0.2 माइक्रोमोलर है, तो लीवर का आइसोजाइम इनमें से कौन सा होगा। तो अगर हमें ये चेक करना है कि किस कंसंट्रेशन पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो मेरे लिए केएम काफ़ी है। केएम क्या था? ये थी सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर मेरा V0 = हाफ ऑफ द Vmax हो जाए। यानी कि अगर सबस्ट्रेट की मात्रा Km के बराबर मिली मुझे, तो मेरी वेलोसिटी 50% होगी Vmax के। अगर मुझे फुल वेलोसिटी से काम कराना है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो लीवर के अंदर जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो है 0.2 माइक्रोमोलर। अब एंजाइम ए को ले लो, एंजाइम ए की जो Km की वैल्यू है वो है 0.1। इसका मतलब ये कि अगर 0.1 माइक्रोमोलर दिया गया तो ये अपनी 50% ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी दिखा देगा, लेकिन यहाँ जो ऑलरेडी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो नो डाउट एंजाइम ए लीवर में काम कर सकता है बढ़िया, क्योंकि जो उसकी Km की वैल्यू है उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल है वहाँ पर, उसे अपनी काम करने में दिक्कत नहीं आएगा। एंजाइम बी को ले लो, एंजाइम बी का जो Km की वैल्यू है वो है 1.5, कि कम से कम उसे 1.5 माइक्रोमोल चाहिए सबस्ट्रेट्स, तब जाकर के वो हाफ ऑफ द Vmax दिखाएगा। लेकिन एनवायरनमेंट में जो सबस्ट्रेट है केवल वो 0.2 है, तो फिर तो एंजाइम यहाँ काम नहीं करने वाला। बी लीवर के लिए ठीक नहीं है। सी, इसी कारण से सी भी ठीक नहीं है, उसकी तो और भी ज़्यादा है वैल्यू 4। और डी, इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, तो 0.2 पर वो हमेशा सुपर फास्ट काम करेगा, तब आप एंजाइम को कंट्रोल नहीं कर पाने के। मेटाबॉलिक पाथवेज में एंजाइम इस तरीके से रखे गए हैं कि जब जरूरत हो तो काम करें, जब जरूरत ना हो तो काम ना करें। और ऐसे केस में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो उसकी Km की वैल्यू के नीचे होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। और फिर ऐसे केस में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है Km की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ एक छोटी सी पेप्टाइड दे रखी है सबस्ट्रेट के रूप में, और एंजाइम है लास्टेज जो काम कर रहा है, और उसके बारे में जो डाटा दे रखा है उन्होंने Km और Kcat दे रखा है। ये PAG ये अमीनो एसिड सीक्वेंस है, N टर्मिनस टू C टर्मिनस। P है आपका प्रोलीन, A अलानिन, फिर प्रोलीन, फिर अलानिन, फिर आपका सपोज पहले वाले केस में ग्लाइसिन है, और फिर यहाँ कट लगता है इन दोनों के बीच में। इसके लिए जो Km की वैल्यू है ये एफिनिटी एंजाइम की, कि एंजाइम कितना पसंद करता है इसको। जितनी कम Km की वैल्यू होगी एंजाइम उतना पसंद करेगा। और फिर Kcat है कैटालिसिस का रेट, जितना ज़्यादा बड़ा रेट होगा उतना तेज काम करेगा। लेकिन परफेक्शन के लिए आपको निकाल लेना चाहिए Kcat/Km, यानी कि 26/4 लगभग 6 के आसपास, 37
बाय 1.5 लगभग 24 के आसपास, और 18 बाय 0.64 लगभग 28 के आसपास। तो ये तो मुझे मालूम पड़ गया। यहाँ देखते हैं कि जो परफेक्ट है वो है थर्ड रिएक्शन, फिर उसके बाद सेकंड, फिर सबसे बेकार रिएक्शन है 6 वाली। द एरो इंडिकेट द क्लीवेज साइड, जो क्लीवेज किया गया है वो एरो वाली साइड पे है। और अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या मालूम पड़ रहा है। पहली बात, PAF इज डाइजेस्टेड मोस्ट रैपिडली। परफेक्शन भी बता रहा है, इसकी KM की वैल्यू लो, ये भी बता रहा है कि एंजाइम इसे बहुत जल्दी पकड़ेंगे और इसे बड़े तरीके से काट देंगे। तो नो डाउट ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। PAPAG इज डाइजेस्टेड मोस्ट रैपिडली। PAPAG तो मोस्ट नहीं, लीस्ट रैपिडली है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर बी गलत है। अ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू एट द सी टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर। पेप्टाइड का जो सी टर्मिनस है वो ये वाली पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एलानिन। तीनों के तीनों हाइड्रोफोबिक है, नो डाउट, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद डी, एक स्मॉल रेसिड्यू सी टर्मिनस पर फेवरेबल है। ग्लाइसिन सी टर्मिनस पे छोटा ही होता है, छोटा अमीनो एसिड है। एलानिन छोटा है, लेकिन फिनाइल तो काफ़ी बड़ा अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब हमेशा ज़रूरत नहीं है इस बात की। ये भी आपका डी गड़बड़ हो गया। इलास्टेज ऑलवेज रिक्वायर a smaller रेसिड्यू एट द एंड टर्मिनस। एंड टर्मिनस है ये वाली साइड, और चेक कीजिए यहाँ पे एंड टर्मिनस पे हमेशा एलानिन 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 है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। तो फिर स्टेटमेंट नंबर ई ठीक है। तो यानी कि A, C and E, A, C and E। क्वेश्चन नंबर 21, अ 1% सॉल्यूशन ऑफ शुगर पॉलीमरेज इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम, जिसका इन्होंने दे रखा है 20 माइक्रोग्राम, मोलिकुलर वेट है 200,000। द रेट ऑफ मोनोमर शुगर है मोलिकुलर वेट 400। Liberated was determined to have a maximal initial velocity of 10 mg formed per minute. The turnover number will be, turnover number मांग रखा है। टर्नओवर नंबर के लिए फार्मूला था के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ई टी। तो अगर मुझे वी मैक्स और ई टी पता है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। वी मैक्स जो होता है, वी मैक्स है ये मेरे प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो भी मेरे प्रोडक्ट हैं मोल्स में पर मिनट। लेकिन जो मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट दे रखे हैं वो उन्होंने मुझे दिया हुआ है mg में, मोल्स में नहीं है, तो मुझे उसे mg को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसा होगा। प्रोडक्ट का जो मोलिकुलर वेट है वो है 400, और मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 400 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास दिए हुए हैं mg में, तो पहले ही मैं ग्राम को mg में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यानी कि 400,000 mg ये बराबर होता है 1 मोल के। तो बट वैसे फिर मेरे पास 10 mg बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 इंटू 10, और इसे सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी 0.25 इंटू 10 की पावर -4। अब करते हैं E1 की बात। E1 में भी मुझे मोल चाहिए, लेकिन यहाँ मोलिकुलर वेट है और माइक्रोग्राम है, तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 200,000 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होता है। लेकिन यहाँ माइक्रोग्राम में दे रखा है, तो मैं अभी का अभी इसे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ग्राम में 3 जीरो और जोड़ दूँ तो बन गया मिलीग्राम, इसमें 3 जीरो और जोड़ दूँ तो बन गया माइक्रोग्राम। तो मैं कह रहा हूँ कि 2000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 मोल होते हैं, और जो मुझे दे रखा है वो है 20। तो फिर 20 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 3 6 3 9 और 2 11 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 20, इतने मोल्स बनेंगे। इस जीरो से यहाँ एक कम कर दीजिए, 10 की ये 10 पावर 10 हो जाएगा। इस 2 से 2 को काट दीजिए, तो जो मेरे पास आंसर आया वो आया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, क्योंकि मैं उसको ऊपर उठा के ले गया। यानी कि अब E1 हम रखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -10, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -6। माइनस नहीं रहेगा क्योंकि वो ऊपर हम ले गए हैं उसको। जब इस -10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये +10 बन जाएगा, +10 में से -4 गया तो प्लस का 6 बचा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए के कैट के लिए। 2.5 0.25 नहीं है, 2.5 है, तो इसे हम 2.5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि आंसर नंबर 4।